उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसकी पहचान युवाओं की आवाज और विकास के सोच से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार जोरदार तालियां, तालियों की गूंज नहीं सुनाई दे रही है, एक बार जोरदार तालियां। और हम अनुरोध करेंगे आज की खबर के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी और आज की खबर के को फाउंडर श्री रविकांत मिश्र जी से कृपया वो मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। पहले हम दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ युवाओं की वो आवाज इस वक्त मंच पर मौजूद है। हम अनुरोध करते हैं आज की खबर के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी और आज की खबर के को फाउंडर श्री रविकांत मिश्र जी से शॉल पहनाकर अखिलेश यादव का स्वागत करें। और साथ ही साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट शाश्वत वर्मा भी हमारे साथ मंच पर मौजूद है। श्री कृष्ण की मूर्ति भेंट कर अखिलेश यादव का अभिनंदन की चर्चा आज अखिल भारतीय स्तर पर हो रही है। 1 जुलाई 1973 को इटावा के सैफई में जन्मे अखिलेश यादव ने राजनीति में समाजवाद को नए तरीके से परिभाषित किया है। साल 2000 में कन्नौज से राजनीति के अखाड़े में कदम रखने वाले अखिलेश ने सियासत में सादगी की एक नई मिसाल कायम की है। 2012 में महज 38 साल की उम्र में जब अखिलेश यादव ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में ली तो उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगा। अखिलेश यादव ने विदेश से पढ़ाई के दौरान मिले अपने अनुभवों और नेताजी के संरक्षण में काम करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आगे 5 छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए लैपटॉप योजना, कन्या विद्याधन योजना, समाजवादी पेंशन योजना, कानून व्यवस्था को पटरी पर। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अखिलेश यादव जी के लिए। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अनुभव और दृष्टिकोण आज के खबर मंच के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग अपने स्थान ग्रहण कर लें और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश जी के साथ चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूं मंच पर आज की खबर के ब्यूरो चीफ लखनऊ के विवेक त्रिपाठी जी और कंसल्टिंग एडिटर शेखर त्रिवेदी जी को। क्या आप मंच पर आइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले युवाओं की आवाज उठाने वाले और विकास के मुद्दों पर बात करने वाले अखिलेश यादव, जिन्होंने अपनी राजनीति में हमेशा युवाओं की आवाज को बुलंद किया है, उनके एक राजनीतिक सफर पर भी हम जोर डालते हैं और उस सफर पर भी नजर डालते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने इस राजनीति में युवाओं की आवाज को बुलंद किया है। एक बार हम चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी के सफर
को शुरू किया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में एक मुकाम हासिल किया, युवाओं की आवाज को बुलंद करते हुए, वो लघु फिल्म हम चाहेंगे एक बार आप जरूर दिखाएं। नेताजी के लाल तुम ही हो और देश का मान तुम ही हो, कृष्ण कन्हैया के वंशज हो, यदुकुल का सम्मान तुम ही हो। देश की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इन दिनों समाजवाद का परचम भी लहरा रखा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोहिया के समाजवाद की चर्चा आज अखिल भारतीय स्तर पर हो रही है। 1 जुलाई 1973 को इटावा के सैफई में जन्मे अखिलेश यादव ने राजनीति में समाजवाद को नए तरीके से परिभाषित किया है। साल 2000 में कन्नौज से राजनीति के अखाड़े में कदम रखने वाले अखिलेश ने सियासत में सादगी की एक नई मिसाल कायम की है। 2012 में महज 38 साल की उम्र में जब अखिलेश यादव ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में ली, तो उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगा। अखिलेश यादव ने विदेश से पढ़ाई के दौरान मिले अपने अनुभवों और नेताजी के संरक्षण में काम करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बारहवीं पास छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए लैपटॉप योजना, कन्या विद्याधन योजना, समाजवादी पेंशन योजना, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डायल हैंडेड सर्विस, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, लखनऊ मेट्रो की शुरुआत, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ आईटी सिटी जैसे प्रोजेक्ट जमीन पर उतारे। नेताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए अखिलेश यादव ने आज सपा को नए मुकाम पर पहुंचाया है। अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले की चर्चा आज पूरे देश में है। इसी फार्मूले ने अखिलेश को 2024 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी दिलाई और लोकसभा में समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। अखिलेश यादव आज देश में समाजवादी विचारधारा वाली राजनीति के सबसे बड़े वाहक हैं। युवा नेतृत्व और समाजवादी आंदोलन की विरासत के साथ अखिलेश यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर वो हमेशा देश के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मंचासीन है। हमने अलग अलग तरीके की सुबह राजनीतिक बातें की हैं। बहुत सारे आपके राजनीतिक मित्र आए अलग अलग पार्टियों से। बहुत सारे सवाल यूं तो आपके लिए छोड़ करके गए हैं कि जब अखिलेश जी आएंगे तो ये पूछना वो पूछना। तो मैंने कहा कि एक सवाल ऐसा बना लेते हैं जो मिश्रित जैसा हो। और अखिलेश जी, आप जिस तरीके की सकारात्मक राजनीति करते आए, मतलब 2009 में मैं जिस समय किसी चैनल में था और आपने अभियान शुरू किया था, एक चुनाव का जो रिजल्ट आया था उसके बाद 12 में ये महक आने लगी थी हम लोगों को कि सत्ता किस तरफ जा रही है। तो ये आपकी राजनीतिक समझबूझ और मेहनत का परिणाम रहा। 12 में हमने देखा हर व्यक्ति अपनी तरह से जो मुख्यमंत्री होता है कुछ ना कुछ करता है प्रदेश के लिए। 12 से 17 तक आपने इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। 17 के बाद आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का एक विजनरी लीडर जो कभी भी फिर से चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वो अपने प्रदेश को कहां देख रहा है और क्या सोच रहा है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आज की खबर और हम भारत के लोग मीडिया कॉन्क्लेव में मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। धन्यवाद। और आपके माध्यम से हम लोगों की बात जनता तक पहुंचेगी। जिस समय मुझे इनविटेशन मिला, हम भारत के लोग आज हम ही खतरे में हैं,
जो आज सरकार के लोग हैं वो वी को पसंद नहीं करते, सौहार्द को पसंद नहीं करते। और भारत की जो पहचान रही है कि हम संतों का सम्मान करते थे, नारियों का सम्मान करते थे, हमारी मिलीजुली संस्कृति है, तो आज हम भी खतरे में हैं, भारत भी खतरे में है। उस समय मुझे मौका मिल रहा है आपसे बातचीत कर करके अपनी बात रखने का, मैं आपका बहुत आभारी हूं। चुनाव आने वाला है, इतने दिन नहीं बचे कि अगर एक दिन एक विधानसभा में दिया जाए, क्योंकि 403 विधानसभाएं हैं, और जो दिन बचे हैं ये मान के चलिए कि जिस समय हम और आप लोग बैठे हैं इस समय परिणाम आ रहा होगा या थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा परिणाम, तो उतने दिन हमारे पास नहीं हैं जितने दिन के हमें हर विधानसभा में एक से ज्यादा दिन दे पाए। 403 से कम दिन बचे हैं, और जो सरकार सत्ता में है उनके लिए बड़ी चुनौती ये रहेगी कि 9 साल तो अभी गुजर गए हैं, 10 साल हो जाएंगे तब तक, और दिल्ली की सरकार के 10 साल 12 साल, तो इन्हें 22 साल का हिसाब किताब देना होगा। जो लड़ाई हम लोग कानून का राज की स्थापना की कर रहे थे, हमें उसको आगे बढ़कर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना कैसे उस दिशा में लेकर के जाना है। संविधान खतरे में है। जो बात पहले भी कहते थे आज भी वही बात दोहराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पीड़ित हैं, जो पीडीए के हैं, जो पीड़ित हैं, जो पीडीए हैं, वो ये बात महसूस करते होंगे कि संविधान उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। संविधान ही उनकी रक्षा करता है, और अब पीडीए के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम संविधान की रक्षा करें। इसलिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने वी को खतरा पैदा किया ही किया है, हमको और भारत को भी खतरा पैदा किया है। शंकराचार्य शंका नहीं कर सकते उन पर। आज का दौर यह है कि हम शंकराचार्य को झूठा फंसा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। यह सनातन को बदनाम करने वाली सरकार है। अभी सुना है मुझे, मैं सुन रहा था कोई एक डिप्टी सीएम है, वो 27, 32, 37 की बात करके चले गए। तो मैंने समझा ये मैथमेटिक्स क्या है, 27, 32, 37। मुझे लगता है वो अपने कुर्ते का साइज बता के गए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की सीमा क्या है। आप सोचो भ्रष्टाचार कहां पहुंच गया है। मैं जब आपके बीच आया हूं तो कानपुर की खबर एकदम आई हमारे पास कि वहां पर पुलिस वाले ही गांजा बिकवा रहे थे। 1 करोड़ का गांजा पकड़ा गया, 1 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। लखनऊ में पकड़ा गया आज ही गांजा। और कमाल की सरकार है, जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, मुख्य नगरी में तो पकड़ा ही जाता है गांजा। मुख्य नगरी में तो बहुत पकड़ा जा रहा है गांजा, प्रधान नगरी में भी मिल रहा है। कानपुर में पुलिस की वर्दी से गांजा बेचा जा रहा था। एक पुलिस वाला पकड़ा गया, 100 करोड़ का उसका हिसाब किताब निकला, 100 करोड़ का। वाराणसी एयरपोर्ट पे 25 करोड़ का गांजा बरामद। बैंकॉक से ला रहे थे 3 लोग, गुजराती थे तीनों। कानपुर में चरस गांजा बिकवा रहे थे दरोगा, और 100 करोड़ का अवैध कमाया उन्होंने। फोन कॉल डिटेल्स निकाले गए, उसमें सब कुछ जानकारी मिली है। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर लखनऊ के 6 करोड़ के रुपए का गांजा पकड़ा गया। आजमगढ़ में गांजा पकड़ा जा रहा है, अभी 354 केजी पकड़ा गया गांजा। बाराबंकी 3 ड्रग ट्रैफलर 108 किलो गांजा पकड़ा गया। आप देखिए लखनऊ स्क्रैप से भरे बोरों में 7 कुंटल गांजा बरामद। लखनऊ, उड़ीसा से लखनऊ ला रहे
92 लाख का गांजा इंटरनेट कॉल से करते थे संपर्क। बताइए, डिजिटल रेवोल्यूशन में डिजिटली गांजा बेच रहे हैं। एसटीएफ ने 1 करोड़ के गांजे के साथ तस्कर दबोचा। शाहजहांपुर गांजा तस्कर गिरफ्तार, ऑटो चलाना छोड़, खैर बहुत सी ऑटो छोड़ करके गांजा बेच रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज आप बता रहे हैं। मैं ये जो गांजा आ रहा है, ये क्या आपके सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नहीं, अभी आखिरी में बताऊंगा ना मैं, आखिरी जो सवाल है। उत्तर प्रदेश का गांजा तस्कर रायपुर में गिरफ्तार, कार की सीट में छिपाकर वाराणसी में 30 किलो गांजा ले जा रहे थे। 1 करोड़ कीमत का फिर गांजा पकड़ा गया। तो आप ये सोचिए, ये जो गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं गांजा जा कहां रहा है। यही आपके सूत्र बड़े मजबूत हैं सर, आप बताते जाइए ये बात। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गांजा ज्यादा पकड़ा जा रहा है। ये तो आज की खबर केवल खबर न रह जाए, सूचना न रह जाए, ये वाकई में न्यूज रिपोर्टिंग हो, तो हमें उम्मीद है ये जानकारी मिलेगी आपके माध्यम से हम लोगों को कि गांजा तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन गांजा जा कहां रहा है, खपत कैसे गांजे की बढ़ गई। फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, हर शहर जाम से परेशान है। लखनऊ राजधानी, जहां मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, न जाने कितने लोग रहते हैं, अधिकारी, लखनऊ आए दिन जाम से फंसा, उलझे हुए लोग कितना समय बर्बाद कर रहे हैं लखनऊ में। आपका सड़कों पर कूड़ा, सफाई का कोई इंतजाम नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और सोचिए तब जब देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया था। आज कहीं देख जाइए झाड़ू तो कम दिखता है, ढेर दिखाई देता है कूड़ों का। अस्पतालों का हाल क्या है? अस्पतालों का हाल, जो समाजवादी एम्बुलेंस चली थी, और एम्बुलेंस इसलिए चलाई गई थी कि गरीब के पास एम्बुलेंस पहुंच जाए, अस्पताल जल्दी पहुंच जाए, जिससे इलाज और सुविधा मिल जाए, दवाई मिल जाए, उसका इलाज हो जाए। 108, 102 दोनों एम्बुलेंस सर्विसेज बर्बाद कर दी सरकार ने। और तब जब इन्हें हिसाब किताब देना है, 22 साल प्राण जाए पर एम्बुलेंस ना आए। 45 मिनट की देरी से पहुंची एम्बुलेंस, घायल चालक की तड़प कर मौत। एम्बुलेंस है ही नहीं, कहां एम्बुलेंस। और फिर जो अस्पतालों की हालत है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। कई बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि ऑपरेशन थिएटर में गलत मरीज को ले गए, और जब मरीज ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया, उसे होश आया तो ऑपरेशन थिएटर छोड़ के भाग गया। यह है ना कि इलाज की व्यवस्था। बताओ, दवाइयां दे रहे गलत। आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि आपको बहुत सावधानी से दवाइयां लेनी है, लीवर, किडनी, हार्ट जैसी बीमारी में संकट आ जाएगा। इसलिए क्या बताएं हम आपको, बस इतना हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पिछले चुनाव में तो बच गए, ये हार गए थे। जो हार के बाद जो सीख ली हम लोगों ने, और जिस तरीके से पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों के साथ हम लोग खड़े हुए, और इसका परिणाम हुआ पीडीए के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीती। और जो इन्होंने दुखी किया लोगों को, अपमानित किया, पीड़ित किया, उसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्या की लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। यही नहीं, बहुत सारी लोकसभाओं में अगर बेईमानी नहीं होती तो दिल्ली में सरकार नहीं बनती इनकी। इन्होंने उत्तर प्रदेश से ही बेईमानी कर करके सरकार बनाई है। इसलिए आने वाले समय में जो कानून का राज की बात हम लोग जहां करते रहे हैं, वहीं सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस दिशा में हम समाजवादियों मिलकर के काम करेंगे। अखिलेश जी, आपने बेईमानी की बात की कि पहले बेईमानी हुई, उसके बाद भी आप अयोध्या जीते। एसआईआर में भी आप सवाल उठाते रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार, कि जिस तरह से जो चीजें हो रही हैं, आपने हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल उठाया, और आप लोगों ने तमाम शिकायतें भी की, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने जो 2 नाम बताए थे लगातार, उनसे
चुनाव जो निर्वाचन आयोग है उनके अधिकारी हैं उन्होंने कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है? आप जो पत्र भेज रहे हैं उसको भी नजरअंदाज कर रहे हैं, तमाम साक्ष्य भेज रहे हैं उसको भी ये लोग लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। एसआईआर स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है और एसआईआर को लेकर के पूरे देश में समय समय पर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना पक्ष रखा और अपोजिशन के लोगों ने खासकर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जानबूझ करके एसआईआर करा रहा है जिससे वोट काटा जाए। हम और आप ये जानते हैं और ये मानते हैं और देखा भी है, जब कभी भी इलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन इस बात का प्रचार करता है कि लोग अपना वोट बनवाएं और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को वो लेते हैं और कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए। लेकिन इधर जो एसआईआर का कामकाज और जो तरीका देखा हम लोगों ने, उसमें वोट कटवाने पे ज्यादा ध्यान था सरकार का और केवल लगता नहीं था, कई फैसलों से यह सीधा सीधा साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और प्रशासन साथ दे रहा है। इस तिगड़ी का मुकाबला किया समाजवादी लोगों ने। मैं आम जनता का और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जो पीडीए प्रहारी बनाए थे उनका धन्यवाद और बधाई दूंगा कि इस तिगड़ी का मुकाबला किया और तिगड़ी का परिणाम यह हुआ कि ये वोट कटवाना चाहते थे हम लोग और पीडीए प्रहरी सक्रिय हो गए, इन्हें फॉर्म 7 वापस लेना पड़ा। मैं एक अधिकारी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र का एक अधिकारी थे, जिलाधिकारी, जिस समय मुझे जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र में फॉर्म 7 10,000 भर करके आ गए हैं समाजवादी पार्टी का वोट कटवाने के लिए। मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि 10,000 फॉर्म आ गए हैं वोट कटवाने के। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई फॉर्म नहीं कटवाने आए हैं। तो हमने अपना होमवर्क किया और एक व्यक्ति का हम लोग बोर्ड लेकर के आए कि जहां आपने समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के नकली दस्तखत करके समाजवादी पार्टी के ही वोटर का वोट काट दिया, बताइए आप। और जब ये सूचना दी हम लोगों ने तो चुनाव आयोग ने और अधिकारियों को समझ में आया कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। उसके बाद उन्हें अपना वापस फैसला लेना पड़ा। इसी तरह एक नंदलाल सुल्तानपुर में, मैं तो धन्यवाद दूंगा और मैंने कई बार प्रेस के माध्यम से धन्यवाद दिया कि जब वोट कटने की बात आई और फॉर्म 7 जो टाइप आ रहे थे जिसमें नंदलाल के दस्तखत किए हुए थे, हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, नंदलाल से मिले और जानकारी की तो पता लगा कि नंदलाल दस्तखत ही नहीं कर पाते हैं, वो अंगूठा मारते हैं और उनका दस्तखत कर करके वोट कटवा दिया, बताइए हमारा। उसके बाद हम लोगों ने पूरी प्रेस के सामने कहा कि कोई भी दस्तखत करा देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। बड़ी मुश्किल से जर्नलिस्ट गए। वैसे तो हम लोग कहते हैं जिसका दाना उसका गाना, अब तो दूसरी बात हो गई, काटा दाना तो गाना भी नहीं गाएंगे फिर वो, अगर गए तो दाना कट जाएगा। तो नंदलाल जो दस्तखत नहीं कर पाते थे, अंगूठा मारते थे, उनसे फॉर्म भरवा दिया। आप और हम जानते हैं कि गांव में कोई टाइपिंग मशीन नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है। कहां टाइपिंग मशीन या कंप्यूटर है? प्रिंट होकर के आ रहे हैं फॉर्म। बीजेपी ने बाकायदा अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं दिल्ली या बंबई या अहमदाबाद कहीं बैठे हुए थे लोग जो सूचना दे रहे थे और फॉर्म भेज रहे थे और उन फॉर्म्स के माध्यम से हमारे वोट काटे जा रहे थे। लेकिन पीडीएफ प्रहरी लोगों ने वोट कटने से बचा लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि फॉर्म 7 उत्तर प्रदेश से बंद हो गया। सवाल यह नहीं है कि फॉर्म 7 बंद हो गया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। किसी भी एक अधिकारी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इससे साबित होता है कि बीजेपी, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों तिगड़ी मिलकर के इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये एसआईआर नहीं था, ये एनआरसी था।
ये एनआरसी था और ये बात हम लोगों ने समय समय पर कहा कि ये एनआरसी है। लेकिन जब बीजेपी के लोग घबरा गए, हमारे मुख्यमंत्री जी घबरा गए कि 4 करोड़ वोट उन्हीं का कट गया। उन्होंने खुद कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। उन्हें कैसे पता 4 करोड़ वोट उनका कट गया? कौन से मेथड से पता कर लिया उन्होंने कि 4 करोड़ कट गया उनका? जो लोग मुस्लिम भाइयों को लाइन में लगवाना चाहते थे, उन्होंने हिंदू भाइयों को भी लाइन में लगवा दिया। अब हिंदू भाई भी कागज ढूंढ रहे हैं कि अपना वोट बनवा लें। तो याद रखिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद अपने आप उस गड्ढे में गिरते हैं। अखिलेश जी, चुनाव की बात हो रही है, उसमें आपने बताया कि जितनी विधानसभा है उतने दिन नहीं बाकी हैं, उसके पहले पंचायत चुनाव आना है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 19 अप्रैल के आसपास रिजल्ट घोषित हो गया था पंचायत चुनाव का, ज्यादा समय नहीं बचा है। तो जो प्रक्रिया अभी चल रही है, क्या ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव नहीं होगा इस बार? इस पर मैं कुछ नहीं इसलिए कह सकता हूं, क्या पता सरकार चुनाव करा दे। चुनाव करा सकती है, हमें तो उम्मीद है कि चुनाव कराएंगे, जनता को फेस करेंगे। हालांकि ये बेईमान लोग हैं, पिछला पंचायत का चुनाव तो लूट लिया था इन्होंने, लेकिन इस बार जनता तैयार है, इसलिए सोच रही है जनता से घबरा करके ही शायद चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। और अभी तो इनको वोटर लिस्ट जारी करनी है, सुनने में आ रहा है, अभी मैंने जानकारी पूरी नहीं है क्योंकि पूरी वोटर लिस्ट नहीं आई है। दोनों 4 करोड़ का डिफरेंस है। सेम बीएलओ ने बनाई है लिस्ट, वोटर लिस्ट सेम बीएलओ ने लिस्ट बनाई है। जो इलेक्शन कमीशन स्टेट का है उसकी वोटर लिस्ट, और जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसकी वोटर लिस्ट, और जो सेमी बीएलओ ने जब लिस्ट बनाई है, वोटर लिस्ट बनाई है, तो 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा। बताइए आप, अगर 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब या फिर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है वो गलत है, या जो स्टेट ने बनाई है उसमें मैनिपुलेशन है। तो इसीलिए ये घबराए हुए हैं। केंद्र और राज्य के बीच में जो तालमेल की कमी अक्सर आप जिक्र किया करते हैं कि डबल इंजन फेल हो गया है, तो अब तो जैसे दिल्ली में कर कहें तो वहां भी तमाम सरकारें भाजपा की ही हैं। दिल्ली की सरकार भी भाजपा की है, केंद्र भी भाजपा की है, नगर निगम भी भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भी लगभग कमोवेश यही स्थिति है। तो इंजन तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो डबल इंजन वाली ट्रेन में या 4 इंजन वाली ट्रेन में चढ़ नहीं पा रही है। ये अफवाहजीवी लोग हैं, अफवाहजीवी लोग हैं। अभी संकट इतना बड़ा है, सिलेंडर नहीं है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लापता गैस, और सरकार कह रही है कि अफवाह फैला रहे हैं। सच्चाई है कि सरकार खुद अफवाह फैला रही है। ये अफवाहजीवी लोग हैं, आज से नहीं, पूरा देश पुराना जानता है, ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर लोग हैं। और ये बात हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते कि दोनों इंजनों में लड़ाई है, 3 इंजनों में लड़ाई है, 4 इंजनों में लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गैंग है, गैंग है। एक दूसरे के स्वार्थ में सब साथ हैं, कोई डबल इंजन में झगड़ा नहीं है। अगर डबल इंजन में झगड़ा होता तो बताइए, लखनऊ का छोटा इंजन बड़े इंजन को नमस्कार ही नहीं कर रहा था। और फिर ये जो कई इंजन छोटे छोटे और घूम रहे डब्बे, जो डब्बे लगे घूम रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि शंकराचार्य जी आएंगे तो हम दंडवत होकर के उनका स्वागत करेंगे। बताइए, राजधानी में आए शंकराचार्य जी, हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी, कोई पहुंचा इनमें से कोई? इसका मतलब ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये सनातन को बदनाम करने वाले लोग हैं। एक चीज जो बात आप कह रहे हैं ना, उसमें बड़ी दिलचस्प है। शंकराचार्य जी ने वहां पे हाथ उठवाए, 8-10 सपाई निकले, 10-12 कांग्रेसी निकले, 50-60 भाजपाई निकले। तो उस हिसाब से अगर देखें तो टेक्निकली अगर भाजपाई वहां पहुंच गए तो घूम करके 27 में आ इधर ही रहे। मतलब एक तरीके से राजनीतिक मिशन तो पूरा है, अगर शंकराचार्य के पॉलिटिक्स के बीच में ला करके हम देखें तो। पूजनीय शंकराचार्य जी पर शंका कोई नहीं कर सकता, जो मैंने पहले कहा। और पूजनीय शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है, कह रहे कोर्ट में केस चल रहा है। जब शंकराचार्य की पीठ की स्थापना हुई थी तब कोर्ट ही नहीं थे। आप बताइए कोर्ट कहां थे तब?
ये हमारे आस्था, हमारे सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ पद है, और उनके खिलाफ क्या साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। जो आस्था की बात आपने की है, शंकराचार्य जी का जो पूरा अभियान है वो गौ माता को लेकर के है। मैं भी चर्चा कर रहा था, डिबेट हो रही थी हमारी, तो उसमें जो समाजवादी पार्टी की तरफ से थे उन्होंने कहा भाई ये तो राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो नेता हैं वही फैसला लेंगे। आज तो हमें राष्ट्रीय स्तर का मुखिया ही मिल गया। क्या उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है 2027 में, तो समाजवादी पार्टी की सरकार गाय को राजमाता घोषित करेगी? ये विषय बहुत बड़ा है, और हमसे पूछने पर आपने अच्छा किया मुझसे ही पूछा, और हमारी पार्टी के जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने ही बात मुझ तक पहुंचाई है। हम अभी से नहीं गाय की सेवा कर रहे हैं। हम जिस जगह से जुड़े हैं हम लोग, हम सब लोग न जाने कब से गाय की सेवा कर रहे हैं, और इन बीजेपी वालों के यहां तो गाय है ही नहीं, किसी के गाय नहीं है, इनके मंत्रियों के गाय नहीं है। हमारे यहां आप जाइए सैफई, 70 गाय जानवर मिलेंगे आपको। तो मैंने हमेशा कहा है कि गाय की सेवा हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल वोट के लिए सेवा कर रहे हैं, और जितने भी इन्होंने स्थान बताए हैं गाय सेवा के, इतनी हालत खराब है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भूसा नहीं है, सर्दी में सर्दी बचाने के लिए कोई जगह नहीं है, गर्मी में कोई बचाने के लिए नहीं है, और हमारे लोग तो पहले से ही सेवा कर रहे हैं। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो न केवल सेवा हो हमारे गाय की, बल्कि गायों की संख्या कैसे बढ़े उसके लिए हम योजना लेकर के आए थे। उत्तर प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट, जिसमें काऊ मिल्क प्लांट के ही प्रोडक्ट बनेंगे केवल, वो कन्नौज में हम लोगों ने बनाया। और ये भारतीय जनता पार्टी को कोई अच्छी चीज पसंद नहीं है, इन्होंने उस काऊ मिल्क प्लांट को भी बंद कर दिया। बताइए। और तय ये किया था कि जो मिल्क यहां लिया जाएगा, अमूमन भैंस के दूध की कीमत ज्यादा होती है क्योंकि फैट कंटेंट ज्यादा होता है उसमें। हमारी योजना ये थी कि गाय सेवा के साथ साथ गायों की संख्या बढ़े, और हमारा जो किसान गाय सेवा कर रहा है, गरीब जो गाय सेवा कर रहा है, उससे आर्थिक रूप से भी मजबूत करें, जिससे कि भविष्य में वो गाय और रख सके, गाय की दूध का उत्पादन और बढ़ा सके, चाहे हमें 4 रुपए महंगा लेना पड़े दूध। ये व्यवस्था करने जा रहे थे। अगर ये वाकई में गाय की सेवा चाहते हैं तो आज ही सरकार ये तय करे कि गाय का दूध 4 रुपए ज्यादा महंगा खरीदेंगे गरीबों से, किसानों से। गाय सेवा अपने आप शुरू हो जाएगी। जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, अब तो आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र देखते ही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो वैश्विक परिवेश बना हुआ है उसमें हमारी केंद्र सरकार, खासतौर से विदेश नीति, वो फोकस्ड है या उसमें भी कहीं डिरेलमेंट है? कल मैं सुन रहा था, वो परसों सांसद हैं आपके भदौरिया साहब, उन्होंने तो कहा कि समाजवादी पार्टी ईरान के साथ खड़ी है जिस तरीके का मसला है। सच्चाई तो यह है कि अमेरिका और इजराइल ने भारतीय जनता पार्टी का तेल निकाल दिया है, तो इसीलिए इन्हें को लग रहा है कि कोई तेल की कमी नहीं है कहीं। अमेरिका और इजराइल ने ऐसा उलझाया भारत की अर्थव्यवस्था। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन लोग हैं? ये स्वदेशी अपनाएंगे। ये अंडर कवर्ड लोग जो हैं, अंडरग्राउंड लोग हैं, संगी साथी लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं। वो कहां हैं? जो लोग स्वदेशी का नारा देते थे, अनरजिस्टर्ड लोग, संगी साथी, क्या कहते थे? स्वदेशी अपनाएंगे। आज सबसे ज्यादा आप व्यापार चीन से कर रहे हैं, आप व्यापार रशिया से कर रहे हैं, यूरोप से कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया आपने। अमेरिका से जो आपने डील की है वो डील नहीं है, ढील है। कई बार कहा आपने, डील नहीं है, वो ढील दी आपने। और डील कभी एक तरफा नहीं होती है, ये एक तरफा डील किया आपने। और इजराइल से आप जाने कितने डिफेंस के इक्विपमेंट्स ले रहे हैं,
आप फ्रांस से तमाम एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। आपने सच्चाई में देश की फॉरेन पॉलिसी को उलझा दिया, और ऐसा उलझा दिया है कि ना आप किसी के दोस्त हैं, ना आपका कोई दोस्त है। अब आप किसके दोस्त हैं और आपका दोस्त कौन है? कोई देश हो तो बताइए हमें आप। फिर इनकी स्किल इंडिया का क्या हुआ, डिजिटल इंडिया का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? और वो जो मेक इन इंडिया का दिखाते थे शेर, वो लगता है जंग खा गया है। आज सब चीन से कितना बड़ा ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, और फिर क्या कह रहे हैं, अमेरिका से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हम खोल रहे हैं उनके लिए बाजार। और लगता तो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो प्रचार किया था मिलेट्स का, कि लोग मिलेट्स खाएं, पुरानी जो हमारी परंपरा थी उस पर हम लौट आए, ये अमेरिका ने जान लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इनको हम मिलेट्स देंगे। अब आप सोचिए, जो मिलेट्स हमारे यहाँ थी वो अमेरिका से आने वाली हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अभी तक साफ नहीं है कि हम क्या क्या लाएंगे, क्या क्या नहीं लाएंगे। एनिमल फीड लाएंगे, सोचिए आप। झांसी में हमारे मुख्यमंत्री ये भी नहीं जानते होंगे झांसी में क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारी, वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी, जहां रिसर्च होती है फॉडर पे, हमारे जानवर कैसा खाएं, हाई प्रोटीन कैसे हो, और जो खाएं उससे हमारे दूध का उत्पादन कैसे बढ़े और दूध की गुणवत्ता कैसे अच्छी हो, उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और अब आप अमेरिका से फीड लाने वाले हो। बताइए, मुर्गी का दाना अमेरिका से आएगा, हमारे जानवर गाय भैंस के लिए बरसीम अमेरिका से आएगी। तो फिर भारत क्या करेगा? इन्होंने जितना गुमराह किया उतना किसी ने गुमराह नहीं किया होगा। इसलिए इस बार ये बचने वाले नहीं है, जनता को धोखा नहीं दे पाएंगे। जनता इनके खिलाफ है, ये अफवाहबाजी लोग बचेंगे नहीं। अब गैस सिलेंडर है ही नहीं। कौन सा शहर है जहां लाइन नहीं लगी हुई है? नोएडा आप देखिए, लाइन लगी हुई है, गाजियाबाद में लाइन है, हापुड़ में लाइन है, बुलंदशहर में लाइन लगी है। इनके गोरखपुर शहर में लाइन में झगड़ा हो रहा, मारपीट हो रही है। इनके बनारस में बंद हो गए कई, जहां पर प्रसाद बनता था, बाद में इन्होंने दवा बनाया होगा कुछ। इसी तरह अयोध्या में दवा बनाया, कहानी दूसरी बदल दी। रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट नहीं चल पा रहे हैं, लोग भट्टियां खोलने लगे हैं, शादियां कैंसिल हो गई हैं। भट्टियां बना करके दोबारा सोचिए, सबसे ज्यादा ठेला लगने वाला है ये समोसे के खिलाफ तो है ही, ये चाट के खिलाफ भी है। बताओ, चाट के ठेले कम हो जाएंगे, अब लोग चाट खाने कहां जाएंगे? ये गैस की अगर आपूर्ति नहीं हुई तो सबसे पहले संकट हमारे चाट वालों पे आने वाला है। चाट के ठेले बंद हो जाएंगे। इस तरह के मैसेज आ रहे हैं तमाम। अभी एक मैसेज आया कि जो अपना गोल्फ क्लब है वहां पर भी सिलेंडर की कमी आ गई है। कहां पर? गोल्फ क्लब में सिलेंडर की कमी आ गई है। नहीं, और यहाँ तो बड़े लोग जाते हैं, इन्हें कोई कमी का असर नहीं पड़ेगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री आवास बिल्कुल बगल में है जी। कैसे हिम्मत जुटा पा रहे हैं अफवाह फैलाने की? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अफवाह फैलाने का, गोल्फ क्लब वालों में हिम्मत है इतनी कि मुख्यमंत्री आवास के पड़ोस में रह करके अफवाह फैला रहे हैं। सुना है उन्होंने पत्र लिखा है कि हम अब नहीं रेस्टोरेंट चला पाएंगे। हाँ, अपना किचन बंद कर रहे हैं। ये जो बात अखिलेश जी आप कह रहे हैं ना, गोल्फ क्लब में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कभी प्रदेश की मशीनरी में भी अपने हाथ आजमा रहे थे, लंबे समय तक कफन दफन का इंतजाम करके रिटायर हो लिए हैं। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, मैंने नेताजी से भी ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि देखो, मतलब कमाऊ पूत वाला बयान उनका आपको याद ही होगा। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश की मशीनरी काम करती है और भर्तियां होती हैं, वो चाहे अस्पताल में किसी गलत मरीज को ले जाने का मामला हो, चाहे गलत दवाई देने का मामला हो, चाहे पुलिस गांजा पकड़ रही हो पुलिस की वर्दी में। कल की डेट में अगर आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो इनको नौकरी से तो देखिए निकालेंगे नहीं, ये रहेंगे सिस्टम में। और आप जब थे उससे पहले भी ऐसे लोग भर्ती हुए। ये जो हमारे समाज की पूरी चेन बन रही है सर, इसको किस तरीके से सुधारा जाए? क्योंकि काम तो भाई मुख्यमंत्री सब काम नहीं कर सकता, ये मशीनरी करेगी, और ये मशीनरी ही डिफॉल्टर है। तो पीपल, ये सौहार्द, मिली जुली संस्कृति, हम आपस में बैठे हैं। भारत की पहचान क्या है हमारी? कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हम मिलकर के रहते हैं। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है, यही हमारी मिली जुली संस्कृति है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी
कि हम इतने अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं, डाइवर्सिटी थी जो हमारी, वही हमारी यूनिटी बनती है। इसीलिए अगर आपको याद हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए हम लोग। जब समाजवादी सरकार बनी तो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने से लाभ मिल रहा था। उदाहरण के लिए मैं कई प्रोजेक्ट बता सकता हूं आपको। सबसे पहला डायल 100, और डायल 100 में स्ट्रक्चरल चेंज ये किया कि कोई भी पीड़ित अगर फोन करेगा तो फोन रिकॉर्ड होगा और उसी को हम एफआईआर मानेंगे और उसी पे पुलिस एक्शन लेगी। और जो सबसे पहला कॉल सुन रहे थे उसमें हम लोगों ने पुरुष को नहीं लगाया, इसलिए कि कई बार पुरुष गुस्सा कर देता है, नाराज हो जाता है। हमने वहां महिलाओं को रखा, लड़कियों को रखा। वो नाराज नहीं होंगी, गाली नहीं देंगी। वरना बीजेपी की संस्कृति में तो ये कि जाने कहां से सीख के आ गए, अनडेमोक्रेटिक वर्ड सीख करके आए हैं। ये तो आपका चैनल अच्छा है, यहां पर वो शब्द नहीं आया। कई चैनल ये फेस कर चुके हैं वो शब्दों को। तो स्ट्रक्चर चेंज क्या हुआ कि आपको पुलिस को एक रिस्पॉन्स सिस्टम मिल गया। आप फोन करिए, पुलिस 5 मिनट में 10 मिनट में आपकी मदद करने के लिए पहुंच रही थी। इन्हें क्योंकि वो स्कीम अच्छी नहीं लगी तो डायल 100 को क्या कर दिया, डायल 112, और रिस्पॉन्स सिस्टम खत्म कर दिया इन्होंने। आज अगर हमें आपको जरूरत पड़े तो किसको हम बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे ना। इसी तरह आपका स्ट्रक्चर चेंज क्या किया, एक्सप्रेस वे बनाया। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे आज भी है, इतने सालों बाद भी है। जब इसका उद्घाटन हुआ था नेताजी के जन्मदिन पर, तो हम लोगों ने सुकोई मिराज और हरक्यूलिस इस पे उतारे थे एक्सप्रेस वे। सोचिए कब उतारे थे हम लोगों ने। अभी प्रधानमंत्री आसाम में 11 साल बाद उतार रहे थे। सोचिए आप, किसकी नकल कर रहे थे, समाजवादियों की। और हमारा जो एक्सप्रेस वे था उसको डिजाइन इस तरह कैसे किया गया कि उसके ऊपर कोई टोल नहीं होगा। आप जब एग्जिट करेंगे तो आपके पास टोल होगा। और इस डिजाइन को एनएचएआई ने फॉलो किया, कॉपी किया। हमारी सरकार के जो आज बैठे लोग हैं वो जानते ही नहीं है। तो कम से कम हम लोग डिफाइन किया कि कैसे एक्सप्रेस वे बनते हैं, कैसे पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। जहां हम लोग बैठे हैं यहां से 1090 जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम क्रिएट किया। वो पावर वुमेन लाइन इसलिए कहा कि उनकी मदद नहीं, उनके लिए फॉलो करते थे कि कब तक ये कौन परेशान कर रहा है। रिवर फ्रंट दिया हम लोगों ने। अब देखिए रिवर फ्रंट में हम लोगों ने दिया कि बच्चे क्रिकेट खेलें, स्टेडियम है वहां पर, एक ग्राउंड है ग्रास का। भाजपाइयों को हर जगह कमाने की आदत है, वो सब दे दिया। बोला शादी ब्याह करिए, बारात लेके आइए आप। जेनेशिमस पार्क में जो शादी के इंतजाम का था वो गरीबों के लिए था कि अगर कोई शादी करना चाहे गरीब तो कम पैसे में एलडीए उसको उपलब्ध करा दे। अब ये अमीरों के लिए हो गया ये शौक। इन्होंने क्या किया, नदी को बर्बाद कर दिया। तो ये जो चेंजेस बड़े लाए हम लोग, वो एक एग्जाम्पल था। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चाहिए, मान लीजिए मुख्यमंत्री आवास, वो मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया। एम्बुलेंस को सुधार दिया 108, 102 को। आपके ये मेडिकल कॉलेजेस में कहा कि केजीएमयू के बराबर जो और एम्स के बराबर जो सुविधाएं मिलती हैं डॉक्टर्स को, उस एक्ट के तहत उनका वेतन मिलेगा। ये सरकार बताएगी कितने डॉक्टरों का इन्होंने वेतन बढ़ाया है। यहां केजीएमयू के लोग मांग करते थे, लोहिया के लोग मांग करते थे कि जो पीजीआई में सुविधा है, जो सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुविधा है, वो सुविधा हमें भी मिलनी चाहिए। और समाजवादी सरकार ने कार्यक्रम बना दिया था कि एक एक मेडिकल कॉलेज को धीरे धीरे करके वो सुविधाएं देंगे। इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज को सुविधा दी है? कह रहे एम्स बनाए हैं, एम्स बिल्डिंग बनाई है, इलाज के लिए नहीं बनाया इन्होंने कुछ। कह रहे हमारे ऑपरेशन थिएटर में मरीज जाएगा तो सब इलाज एक साथ हो जाएगा। कैंसर इंस्टीट्यूट में 20 से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर हैं, एक भी नहीं चला पा रही है सरकार, बताइए आप। इनके मेडिकल कॉलेजों में चूहे घूम रहे हैं, मरीजों के पास चूहे घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं इनके पास। क्या बताएं हम आपको। जिंदा आदमी को ले गए मॉर्चरी में, बताइए वो जिंदा भागा वहां से। ये हालत है इनके यहां। तो ये जो व्यवस्था खराब की है, आपको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया। लैपटॉप इसलिए किया कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नई चीजों को समझते हैं, जब से डिजिटल रेवोल्यूशन आया बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं। आजकल डिजिटल सब चीजें पहुंच गई हैं।
एक्सेस है सबके लिए। हमारे जो सरकार के लोग हैं कहो वो जानते ही ना चलाना वालाना, उनकी तो कोई मदद करता होगा तब वो देखते होंगे, समझते होंगे, नहीं चला पाते। इसीलिए शंकराचार्य जी से मिलने के बाद और उत्तर प्रदेश की जनता में जो संदेश गया है, आने वाले समय में नकली संत का अंत होने जा रहा है। शंकराचार्य जी से और क्या क्या आपकी बातें हुई, कुछ यहाँ पर खुलासा करिए जी। आपकी क्या क्या बातें हुई उनसे मुलाकात में और किन मुद्दों पर बात हुई, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया कि चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो कोई पॉलिटिकल इस तरह का किसी से सहयोग नहीं चाहते और करते भी, करेंगे भी नहीं। नहीं, स्वाभाविक है, शंकराचार्य राजनीति से ऊपर हैं, उनका पद बहुत बड़ा है, तो उनसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाएंगे और किसी भी विचारधारा के हैं वो आशीर्वाद लेने जाएंगे, उनसे सुनने जाएंगे। हमें भी बहुत सी बातें उन्होंने पुरानी नई बताई, सुझाव दिए हैं, तो ये हमारे और उनके बीच की बात है। कोई और संत जान जाएगा तो नहीं। एक बार कांग्रेस गई थी शंकराचार्य जी के पास, तो कहा कि हमें कुछ दो, तो ऐसे कर दिया, तो वो हाथ का पंजा मिल गया था। आपको भी कुछ मिला है? हम समाजवादी लोग हैं, हमारी स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि भाजपा में एक ही ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि शंकराचार्य जी हमारे भगवान हैं, केशव मौर्य जी। तो जब शंकराचार्य जी का कार्यक्रम लखनऊ में लगा तो उसके बाद वो अचानक केशव मौर्य जी बाहर चले गए। तो क्या लगता है आपको कि उनको बाहर भेज दिया गया? ये बहुत होशियार प्राणी लोग हैं, ये बहुत होशियार प्राणी हैं, बहुत होशियार प्राणी हैं ये। बस दिन रात जुगाड़ में है कि कुर्सी कैसे छीन लें, और अपना स्टूल साफ करके स्टूल पे नहीं बैठते। बताइए आप, ये दुर्भाग्य है। बताइए क्या डिप्टी सीएम होता है पद? एक बार अगर मुख्यमंत्री डपट दें तो पता नहीं लगा कहां चले गए। वो डिप्टी जो है वो डपट के चक्कर में मिलने ही नहीं आए, आशीर्वाद लेने नहीं आए। सोचिए आप, ये हालत इन लोगों की। और क्या विभाग है, क्या काम कर रहे हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक चीज रट ली, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। बताइए 1 लाख करोड़ बजट है प्राइमरी और बेसिक का और माध्यमिक का, 1 लाख करोड़ बजट है यूपी का। स्कूलों की हालत देखिए आप, क्या है, क्या पढ़ाई हो पा रही है वहां पर। 1 लाख करोड़ बजट है साल का। बेसिक एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, प्राइमरी एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया सरकार ने। और सोचिए प्राइमरी एजुकेशन का सत्यानाश होने का मतलब क्या है, बेसिक फंडामेंटल जो हमारी बेसिक चीजें हैं वो सब समाप्त कर दी इन्होंने। ये जो बात आपने कही ना, मुझे याद आ रहा है जब आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला आया था जिसमें यह कहा गया था कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं तो उससे दशा सुधर जाएगी। कुछ याचिका वगैरह भी डाली गई थी, लेकिन पूरा मामला डिरेल हो गया, फिर कहीं का कहीं पहुंच गया। ये आइडिया अच्छा था, मतलब कहने का ये। देखिए वो समय दूसरा था, आज समय दूसरा है। उस समय एजुकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं आई थी, नंबर ऑफ स्कूल्स नहीं थे, ज्यादातर लोग प्राइमरी में और कुछ ही सरकारी स्कूल हुआ करते थे, वो प्राइवेट स्कूल होते थे। इधर थोड़ा बहुत जो प्रॉस्पेरिटी आई है, प्राइवेट स्कूल्स बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी में उस समय यह सोच चल रही थी कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक कर सकते हैं, बराबर नहीं कर सकते हैं, या हम और चीजें नहीं ठीक कर सकते हैं, कम से कम कोर्स तो एक कर दें, बुक्स तो एक कर दें। उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ जो हमारे बेसिक स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, तो अभिनव स्कूल नए बनाना शुरू कर दिए थे। और अभिनव स्कूल इसलिए बनाए थे क्योंकि ये नए स्कूल होंगे, संख्या बढ़ गई है, प्राइवेट स्कूल से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो लखनऊ में और हमने अपने गांव में बनाया था, और विभाग को यह कहा था कि इनमें मानक तय करिए और इसको कैसे और बेटर बना सकते हैं, कैसे और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। आप इस तरह के स्कूल्स और बनाइए यूपी में। जितने समाजवादी ने बनाए थे अभिनव स्कूल उतने ही बने, उसके अलावा एक नया स्कूल नहीं बना पाए। हम और आप लोग अगर जानकारी रखते होंगे कि दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित जो स्कूल है वो संस्कृति स्कूल है। दिल्ली के तमाम जो प्रतिष्ठित स्कूल है उसमें एक संस्कृति स्कूल भी है।
जिसमें एडमिशन पाना ही सबसे मुश्किल काम है। आपने उस लखनऊ समय में भी बनवाया। उस समय आईएएस एसोसिएशन के लोगों से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा कि हम एक संस्कृति स्कूल यहां पर खोलना चाहते हैं। तो आईएएस अधिकारी और सब लोग सहमत हुए। मैंने बजट दिया और लखनऊ में दिल्ली के बाद पहला संस्कृति स्कूल खोला। यह सरकार शिक्षा के इतने खिलाफ है कि संस्कृत स्कूल को बंद कर दिया इन्होंने। उसकी हालत ऐसी कर दी है कि संस्कृत स्कूल चल नहीं पा रहा है। यूपी में मुझे याद है कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय, वो अमेठी में सैनिक स्कूल चाहते थे। तो मैंने कहा सैनिक स्कूल एक नहीं चाहिए हमें आपको और देने पड़ेंगे। तो बोले कितने? मैंने कहा 3 देने पड़ेंगे आपको। बोले 3 क्यों मांग रहे हैं आप? मैंने कहा एक अगर राहुल जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहेंगे तो एक हम कन्नौज में बनाएंगे, एक बनाएंगे मैनपुरी में। तो बोले हमें एक ही यूपी को देने में इतना कुछ करना पड़ गया है। मैंने कहा अगर आप एक दोगे तो हम बजट नहीं देंगे, आप 3 दोगे तो तीनों के लिए बजट देंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम लोगों को 3 सैनिक स्कूल बने, जो एक लखनऊ क्या कहते हैं अमेठी में बनाया, दूसरा मैनपुरी में बनाया। मुझे लगा कि अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कन्नौज में बना दूं, तो कन्नौज का जो सैनिक स्कूल था उसको मैंने झांसी में भेजा। 3 सैनिक स्कूल बनाए और ये सैनिक स्कूल बना रहे पीपीपी मॉडल पे, प्राइवेट में सैनिक स्कूल देने में तैयार। और ये एम्स का बड़ा नाम देते हैं। क्या एम्स में पूरा इलाज हो पा रहा है? क्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज दे पा रहे हैं? मरीज दर दर भटक रहा है, इलाज नहीं है, दवाई नहीं, पैसा नहीं उसके पास। इसलिए ये केवल धोखा दे रहे हैं। अब धोखा इनका चलने वाला नहीं है। ये अफवाहजीबी इस बार जनता से हार करके जाएंगे। अभी डिप्टी सीएम घोषणा करके गए हैं कि कोई कॉरपोरेशन बना रहे हैं वो, जिसके माध्यम से भर्ती होगी। अस्पताल में जितने भी वो हैं कर्मचारी होते हैं वो एडहॉक पर अब नहीं रखेंगे, अब कॉरपोरेशन के माध्यम से भर्तियां होंगी। ये बहुत ही वो हैं। अभी क्या बता रहे थे? अपने कुर्ते का साइज। कॉरपोरेशन में क्या करेंगे? आउटसोर्स ही तो करेंगे आप उन्हें कोई परमानेंट नौकरी नहीं दे रहे हैं आप। आज जरूरत है एक अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की और परमानेंट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो। और ये कॉर्पोरेशन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण न देना पड़े। ये कॉर्पोरेशन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आरक्षण न देना पड़े। अरे ये सोचते बड़े होशियार हैं। ये होशियार नहीं है, बहुत धोखेबाज लोग हैं। ये कॉर्पोरेशन बना करके आरक्षण से खिलवाड़ करना चाहते हैं, इसलिए ये कॉर्पोरेशन का बहाना दे रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्स बदनाम हो गया है और कॉर्पोरेशन में ही भी वही चीज डाल देंगे जाकर के कॉर्पोरेशन में। अखिलेश जी, आपका जो विजन है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। एक बार नेताजी से मैंने सवाल पूछा था, ये दौर था जब उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांटने वाली बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है शेखर कि अगर उत्तर प्रदेश के हम टुकड़े करेंगे तो हमारी लैंड बहुत चली जाएगी, कहीं विधानसभा बनानी पड़ेगी, कहीं कार्यालय बनेंगे, ऐसे में जमीन का बड़ा नुकसान होगा और लोगों को उतना फायदा मिले ना मिले वो दीगर बात है। अभी डेवलपमेंट का जब प्रोसेस चलता है, इस सरकार ने भी बहुत सारा जमीन का एक्वायरमेंट किया है, जो कभी कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, कहीं कुछ है, तो ऐसे जमीन बहुत सारी ली गई है। कुछ हो सकता है इमारतें भी उठ जाएं। आपकी सरकार आएगी तो खत्म तो करने जा नहीं रही है। और एक्सप्रेसवे वगैरह भी बन गए हैं, जो नहीं बने हैं वो आपकी सरकार आई या जिसकी भी अगली होगी वो बनाएगा। तो ये तो चल रहा है। जमीन हो रही है कम, और इसमें जो हमारे प्रदेश में जो पैदावार है, जो खेती है, खेती योग्य जमीन पहले ही कम थी, वो खत्म हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो बढ़ते शहर आधुनिकीकरण के मामले हैं, उसमें अगर इसी तरीके से आबादी बढ़ती रही तो अल्टीमेटली इस प्रदेश को आप कहां देख पा रहे हैं? बीजेपी हट जाए, आ गया भाई। बीजेपी हट जाए, उत्तर प्रदेश अपने आप रफ्तार पे आ जाएगा। जिन्हें काम नहीं करना है वो सब ये बातें कर रहे हैं। जिन्हें जनता को गुमराह करना है वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से प्रोग्रेसिव स्टेट को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार में चल रहा था, ये बताएं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर बनी कोई जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कितना बदलाव ले आए हैं? क्या पुरानी ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत नहीं ला रहे इन्वेस्टमेंट? और फिर इन्होंने एमओयू साइन किए हैं, 45 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर दिए। जमीन पर कितना पहुंचा है?
इन्होंने कहा डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। बताइए डिफेंस कॉरिडोर में कहां क्या बन रहा है? लड़ाई पूरी बदल गई है दुनिया में। यहां जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग आज देश में हैं, वो देख रहे हैं कि लड़ाई लड़ने का तरीका बदल गया है। आजकल लड़ाई मिसाइल्स पे है, ड्रोन्स पे है। आपको पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना पड़ेगा। कितना एक्यूरेट होकर के आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो, चाहे जो अभी हम इजराइल, अमेरिका और ईरान का वॉर देख रहे हैं। देखिए वॉर बड़ा अलग तरीके से बन गया है। और ये डिफेंस कॉरिडोर, बताइए जब इन्हें एआई में रोबोट दिखाना था तो बताओ चाइना का रोबोट ले आइए। इससे ज्यादा और क्या शर्मिंदगी हो सकती है सरकार की? तो ये झूठे लोग हैं। इन्होंने क्या कहा कि नोटबंदी के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं हथेली गरम पुलिस नरम, और अगले चौराहे तक छोड़ करके और आएगी आपको। करप्शन किस लेवल पर है बताइए? हालांकि अभी एक अधिकारी पे जो आरोप थे अब रीस्टेट हो गए हैं, लेकिन हमारा रिश्वत का कानून क्या कहता है कि लेने और देने वाले पे एक ही धारा लगेगी। इसका मतलब गलती हम लोगों ने भी की उन अधिकारी के खिलाफ बोल करके। वो अधिकारी ईमानदार हैं तो इसका मतलब उद्योगपति बेईमान थे। तो मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर हमारे वो अधिकारी ईमानदार हैं तो जिस ईमानदार अधिकारी पर आरोप लगाया इन्होंने भ्रष्टाचार का, कमीशन का, 10% का, अब उस उद्योगपति को जेल भेजिए आप। क्या ये सरकार उस उद्योगपति को जेल भेजेगी? तो नए तरह की चीजें हो गई हैं। स्टेट को एक बार दोबारा नए तरीके से बनाना पड़ेगा, और अनपढ़ लोग नहीं बना सकते। जिनकी भाषा हमने आपने एएनआई पे कि यूएनआई पे सुनी है। आपने कहा डिफेंस कॉरिडोर वाली बात, इसके अलावा उन अधिकारी की भी बात आई, तो भटगांव डिफेंस कॉरिडोर का ही हिस्सा है। उस मामले में भी उनकी जांच चल रही है। हमारा तो यह है कि उस ईमानदार अधिकारी को रिस्टेट आपने कर दिया, तो इसका मतलब उद्योगपति ने गलत आरोप लगाए थे, तो आप उद्योगपति को जेल भेजिए आप। और फिर जो आपने एमओयू साइन किए हैं, तो आपने कितने एमओयू साइन कर दिए हैं और जमीन पर कितने उतरे हैं आपके? भाई आज तो 10 साल हो गए आपके, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली लखनऊ दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? फिर भी नौकरी नहीं है, फिर भी रोजगार नहीं है, फिर भी हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। आपने कहा हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा देंगे, गन्ना किसान दुखी है, हमारे धान पैदा करने वाला दुखी है, आलू वाला परेशान है। बताते आलू खरीदेंगे, इन्होंने कहा हम आलू खरीदेंगे। कहां आलू खरीद रहे हैं? अगर एक आलू भी खरीदा हो इन्होंने तो कोई व्यवस्था नहीं बना पाए ये लोग। हमारी मंडियों को बर्बाद कर दिया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सब पैसा लूट लिया इन्होंने। और डिफेंस के साथ साथ जो एमओयू साइन हुए थे, और अब भी एमओयू साइन करने गए जापान। बताइए सिंगापुर में एमओयू साइन करने गए। अरे एमओयू साइन होना था यहां बुला लेते, यहां साइन हो जाता है एमओयू। ये कोई और बात थी जिसलिए सिंगापुर और जापान देखने गए हैं। और देखिए वहां की बताया होगा, किसी अधिकारी को घूमने का शौक होगा, किसी अधिकारी को घूमने का शौक होगा, उसने कहा होगा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने जापान की ट्रिप बना ली। आप बताइए जापान में गए आप, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बनारस को हम क्यूटो बनाएंगे, और क्यूटो देखने नहीं गए ये लोग। और क्यूटो जब किसी दूसरे शहर में जब गए, तो अमूमन हमारे यहां देखते हैं, हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं, अगर बच्चा कोई खिलौना पा जाए, कोई अच्छी चीज देख ले तो खुश हो जाता है। हम लोग देख रहे थे लाइव कि जब वो ट्रेन रफ्तार पकड़ी और 500 क्रॉस कर रही थी, तो बताओ बच्चों की तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ताली बजा रहे थे, और वो उंगली भूल गए कौन सी दिखानी है उन्हें। और वो जापान में जो प्लेन था वो भी बहुत चर्चा का विषय बना रहा था। उसमें हम लोग इसलिए नहीं कहेंगे कि, हालांकि माया से दूर रह करके जो होते हैं, माया में रह करके माया से दूर वो योगी होता है। उस प्लेन का कहीं अगस्ता वेस्टलैंड वाले हेलीकॉप्टर से कोई लेना देना तो नहीं है? हालांकि हम लोग प्रॉस्पेरिटी और उसकी बात करते हैं,
कभी कभी कुछ चीजें जरूरत की चीजें होती हैं, लेकिन एक योगी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इतनी लाइफस्टाइल के साथ ट्रैवल करें। हम और आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, मान लो हम पे और आप पे आरोप है मान लीजिए, लेकिन एक योगी इस लाइफस्टाइल के साथ ट्रैवल करेगा, सोचिए आप। हम पे आप पे क्या आरोप लगते थे? मतलब मुझे याद है एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है देश का, उसने हमें बदनाम करने के लिए लंबोर्गिनी पर वो इंटरव्यू करवाया था, मुझे याद है। सोचिए अब आप किस लाइफस्टाइल के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ट्रैवल कर रहे थे। ऐसे तो प्रधानमंत्री नहीं ट्रैवल किए इतने बड़े जबरदस्त हवाई जहाज पर। अच्छा, कोई ये भी कह रहा था कि जब भैया चुनाव प्रचार में जाते हैं आपके लिए, तो कह रहे थे कि वो शाम की दवा का बड़ा जिक्र कर देते हैं, और इसमें देखो कैसे एकदम से आग बबूला हो जा रहे हैं। नहीं, अभी तो धुएं की स्टेज चल रही है, अब शाम की दवा के नहीं। अच्छा, एक चीज बड़ी गजब की आज इत्तेफाक है अखिलेश जी कि इसी परिसर में, अब चूंकि चुनाव आ ही रहा है, आपने बताया कि 403 दिन जितनी विधानसभा उससे कम दिन, बड़ा इसी परिसर में आप इस हॉल में हैं और एक पड़ोस के हॉल में जिनसे आपका राजनीतिक गलभैया होती है, और इस प्रदेश में जब आप दोनों लोग गाड़ी पे सवार होकर के निकले थे तो बड़े चर्चे भी हुए थे। 2 लड़कों, यूपी के 2 लड़के, हाँ, वो भी पड़ोस वाले हॉल में पधारे हुए हैं। तो ये जो चुनाव का पूरा है, बसपा तो अपने कैंडिडेट वगैरह को लेकर के बड़ा सजग हो गई है, फाइनल कर रही है, नाम वाम भी आ रहे हैं। आपके पास स्टेक तो बड़ा रहेगा, ये तो हम मान के चल रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन है क्या पार्टी के अंदर और इनके साथ में भी? चूंकि आपका कुछ ना कुछ तो गठबंधन होगा ही, ऐसा कुछ इशारा कीजिए। खासकर जो आयोजन है सर आज कांशीराम जी, उसको लेकर आप लोग तो एक ही हैं, लेकिन उस आयोजन को लेकर अलग अलग आयोजन, आप भी उसी में जा रहे हैं और वो भी उधर। अगर हम और थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बनना था ताज होटल के बगल में, लेकिन वहां स्मारक बन गया है और सबने अप्रिशिएट किया है, सब उसके पक्ष में, कोई बात नहीं। उस समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, कई बार परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति बदलती है। इधर मैंने जब शुरू में कहा आपसे कि कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और जब पीडीए की बात कर रहे हैं तो पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग वो वही हैं जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान भाई हैं। इन सबको एक स्थान, एक इन सबको प्लेटफॉर्म देने का माध्यम हम लोगों ने पीडीए से बनाया। और इधर समाज में जागरूकता बहुत फैली है। और इंडिया गठबंधन का अगर आपको याद हो तो चुनाव में सबसे पहले संविधान और संविधान से जुड़ी हक और सम्मान की बात, कि संविधान हमारा संजीवनी है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमें हक और सम्मान दिलाता है, उसकी बात समाजवादी पार्टी ने की। और अब सुनने में आया है और पता लगा है कि मान्यवर काशीराम जी को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी के लोग भी आए, तो अच्छी बात है कि जो पीडीए के महापुरुष हैं, जिन्होंने समय समय पर एक दिशा दी है, विचार दिया या लड़ाई लड़ी है, उन लोगों को याद करके उनके रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो लड़ाई और मजबूत होगी इससे, तो हम दोनों लोग और मिलकर के लड़ेंगे। अब आपके पीडीए ने तो कमाल किया था, विचारधारा जब और मजबूत हो जाएगी, मिलकर के काम करेंगे, आपके पीडीए और मजबूत होंगे हम लोग। 2022 के चुनाव में आपके पीडीए ने कमाल किया था, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में तो जो लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का, उसको तो आधे से भी कम में कर दिया। तो अब 2027 है सामने, ये पीडीए कितना फलने फूलने जा रहा है आपका? बहुजन समाज, पिछड़े, दलित, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आह्वान, लोहिया का जो नारा था कि 100 में 60 पिछड़े पाए, और नेताजी का जो संघर्ष रहा, माननीय काशीराम जिस दिशा में लेके गए, या हम और पुराने तमाम समाजवादी चिंतकों के बारे में कहें और सोचें, तो वही लड़ाई है जो आज लड़ी जा रही है। नए जमाने के हिसाब से, नए समय के हिसाब से अगर कोई चीज हम लोगों ने नारे के माध्यम से जनता के बीच में रखा है और उसका समर्थन अगर हमें मिला है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन वर्ग के लोगों को, उन लोगों को हम लोग हक और सम्मान दिलाएं, उसकी लड़ाई और मजबूती से हम लोग लड़ें। अच्छा अखिलेश जी, एक चीज और कह रहे थे, बात हो रही थी ऐसी, जैसे हम लोग निकलते हैं तो
ये कहने लगे कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की चुटिया पकड़ पकड़ के पीटा गया उन्हें प्रयागराज में, उसके बाद अखिलेश जी बहुत इससे दुखी हुए हैं और अब की बार ब्राह्मणों को टिकट देने में मायावती को वो आगे नहीं निकलने देंगे। समाजवादी पार्टी भरपूर ब्राह्मणों को टिकट देगी, ऐसा मतलब लोग कह रहे थे। नहीं, लोग ठीक ही समझ रहे हैं और इसलिए भी ठीक समझ रहे होंगे क्योंकि जब लखनऊ में उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो सबसे बढ़िया पार्क, सबसे अच्छा पार्क, ऑक्सीजन से भरपूर पार्क मिलता है राम मनोहर लोहिया जी का, और दूसरा पार्क मिलता है उन्हें जनेश्वर मिश्र जी का। तो स्वाभाविक है उनका सोचना, क्योंकि हमारे लिए विचारधारा, हमारे लिए संघर्ष और हमारे लिए सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ेगा उसको साथ लेने में कहीं हम लोग चूक नहीं करेंगे। और हमारा आधार भी वही है, जीत का। जो जीतेगा वो टिकट पाएगा। इस समय सर सरकार से नाराज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पे मैंने आपका पोस्ट डाला कि अखिलेश जी हमारे कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों ने 69,000 भर्ती शिक्षक हैं, इसके अलावा तमाम जो शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं, उन्होंने कहा कि हमारा ये सवाल जरूर पूछिएगा अखिलेश जी से कि सरकार आने पर क्या उनको नौकरी मिलेगी। मैं आपके माध्यम से और तमाम साथियों को ये भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी सरकार आने पर नौकरियां निकलेंगी, नौकरियां दी जाएंगी। और जो भेदभाव हो रहा है आरक्षण को लेकर के, जो अपमानित होना पड़ रहा है, 69,000 वालों को कहां नहीं ठोकर मिली है। कोर्ट से लेकर के हर जगह उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्हें कोई भी न्याय दिला सकता है तो वो केवल समाजवादी पार्टी है जो न्याय दिलाने का काम करेगी। शिक्षकों की बात निकली है तो एक मसला और भी है, वो भी शिक्षक ही रहे हैं। 2000 के बाद विषय विशेषज्ञ की कुछ भर्तियां निकली थी, करीबन 2000 या 2100 लोग हैं कुल उस विषय विशेषज्ञ में। ये जो पेंशन वाला पूरा प्रकरण चला तो बहुत सारे लोग अब रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं है। नेताजी के समय पे भी 4 से पहले भी जो हुए, मतलब इस तरीके का पूरा एक सिस्टम है। तो क्या और एप्लीकेशन वगैरह लगा रखी, तो उन शिक्षकों का भी एक ये सवाल है कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो क्या हमारी पेंशन बहाल होगी या मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के हम लोगों का बिल्कुल साफ था मानना कि समाजवादी सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। और जिस समय मैंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया था और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जब रखी थी बात, तो यह साफ किया था कि हम इसके लिए वित्तीय व्यवस्था कहां से करेंगे, क्योंकि जब देना पड़ेगा तो हो सकता है समाजवादी सरकार ना हो। उस समय जो सरकार हो वो ये ना कहे कि जो फैसला समाजवादी सरकार ने लिया था पहले वो गलत फैसला था। इसलिए वित्तीय व्यवस्था कैसे होगी कि अपने ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे जब रिटायर होंगे तब उनको मिलना शुरू होगा, उसके लिए बाकायदा व्यवस्था की थी। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ पक्ष में हम लोग थे। ये तमाम हमारे कर्मचारी संगठन जानते होंगे, उनके लोगों से कई बार हम लोगों की बात हुई, मुलाकात हुई और वित्तीय अधिकारियों से बैठकर ही फैसला लिया, तब जाकर के हम लोगों ने प्रेस के सामने ये बात रखी थी। तो इसलिए अगर उन सबको भरोसा समाजवादियों पर है तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि हटाओ बीजेपी को इस बार, क्योंकि ये सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। ये सुनने वाले लोग नहीं हैं, और जो सुनने वाले लोग नहीं हैं वो अनडेमोक्रेटिक होते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक लोग हैं और किसी की भी खुशहाली इन्हें पसंद नहीं है। और अब तो बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि बीजेपी की सही नहीं है। बीजेपी वालों को ही परेशान कर रही है। बाहर से आने वालों को खास तवज्जो दी जा रही है बीजेपी में, ये कह रहे हैं लोग। और आपके द्वारा निष्कासित जो निकाले गए हैं वो भी मंत्री बनने के लिए लाइन में लगे हैं। और बसपा के बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं। मुझे जानकारी मिली थी कि उनके विभाग भी बट गए हैं। किसी को पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री मिल रही है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री, किसी को वो पीडीएस वाला है जो खाद्य रसद मिल रहा है। तो उनके विभाग भी तय हैं। और सुनने में आया है कि जब ये जानकारी मिली अधिकारियों को तो अधिकारी रात के अंधेरे में इनसे मिल भी आए हैं। अब सुनने में आया है कि नवरात्र का इंतजार हो रहा है कि जब नवरात्र अच्छे दिन आएंगे, शुभ दिन होंगे, तब हो सकता है इनकी शपथ हो। कई मंत्रियों की कुर्सी भी जाने वाली है।
तो ये जिनके जो मंत्रियों की कुर्सी जा रही है वो अपनी कुर्सी बचाएं। जब कुर्सी बचाएंगे तभी तो बचेगी, और नहीं अगर कुर्सी बचा पा रहे तो सबसे बड़ी कुर्सी हटाओ। तो आपका वो ऑफर अभी भी है, वो वाला 100 ऑफर तो अब इसलिए खत्म हो गया, अब चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, अब दिन ही कितने बचे हैं, अब दिन नहीं बचे। ये ऑफर लायक भी नहीं है, इनके पास कुछ है ही नहीं। हम ही धोखे में थे, हम ही धोखे में थे कि शायद इनके पास कुछ है। ये दोनों खाली निकले। और सोचिए कितना अच्छा मौका था, वो जापान थे, खाली सब कुछ पड़ा था मैदान। अच्छा, जो लोग इस मौके का फायदा नहीं उठा सकते वो क्या करेंगे बताओ। ये जो बात आपने कही है ना, नेताजी ने भी एक दिन ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में परसों कल्याण सिंह की सरकार नहीं रहेगी, और नहीं रही। आप तो खुलेआम करते रहे, तो बीजेपी में ये परिवर्तन आप किस तरीके से देखते हैं, या राजनीति में? बीजेपी के लोग बीजेपी से ही परेशान हैं, और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो भी परेशान हैं। सुनने में आ रही कोई एस करके बैठक हो रही है, और उसमें सुनने में आया कि अधिकारी को नीचे बैठाएंगे, उनका जिलाध्यक्ष ऊपर बैठेगा। और साथ ही साथ विधायकों की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि विधायक सोच रहे कि टिकट हमारी न कट जाए, तो अब सरकार चलेगी कैसे, सोचिए आप। जो ये एस बैठक हो रही है उसमें यह भी तय हो रहा है कि किसकी कुर्सी हटानी है, किसकी टिकट कटनी है, क्योंकि समय तो बचा नहीं है। अब क्या समय बचा है बताओ आप। और बाकी रहा बचा, इजराइल और अमेरिका ने भारतीय जनता पार्टी का तेल निकाल दिया है, और रहा बचा वो लाल सिलेंडर जो है वो है ही नहीं, कहीं उपलब्धि नहीं है, सोचिए आप। और मुख्यमंत्री खुद ही अफवाह फैला रहे हैं कि सिलेंडर पर्याप्त हैं, और लाइन लगी हुई है हर जगह, लाइन में खड़े हुए हैं हर लोग याद रखे हुए हैं कि इन्होंने हमें नोटबंदी में लाइन में लगाया, कोविड में लाइन में खड़ा कर दिया, आज फिर खड़ा कर दिया लाइन में। इस बार सब लगेंगे लाइन में और भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। एक समय था सर जब आप खुद ही सड़क पर निकल पड़ते थे, इधर बीते कुछ सालों से आप नहीं निकले सड़क पर, और आंदोलन होता था जबरदस्त। समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए ही पहचानी जाती है, और कई बार आप लोगों ने आंदोलन से ही सरकारें बनाई हैं, चाहे वो नेताजी हों चाहे आप हों, हमेशा जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर निकले हैं। ये गैस वाला इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, त्रासदी है, इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, लेकिन बीते कुछ समय से समाजवादी पार्टी का उस तरह के आंदोलन सड़क पर नहीं दिखे। अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बात रखनी चाहिए वो प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात रख रहे हैं लोकसभा में, क्योंकि गैस का सवाल बड़ा है, और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, युद्ध की वजह से ही संकट आया है, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देश का है आपका लोकसभा। हमारे सभी सांसद वहां पर, और दलों के भी सांसद मिलकर के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सिलेंडर का संकट कैसे आया है, महंगाई बढ़ती जाएगी, उसको कैसे आप निपटेंगे। और दूसरा सवाल जो आंदोलन का है, लोकतंत्र में और पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी स्ट्रेटेजी याद रखनी चाहिए, क्या रणनीति है आपकी। देखिए बीजेपी ने क्यों उलझा दिया हमें और आपको, एसआईआर के बहाने इन्होंने हमें आपको सबको उलझा दिया, और उलझा ऐसे दिया कि आप अपना वोट बनवाइए दोबारा, और अगर वोट नहीं बनवाएंगे आप तो आप वोट डालेंगे क्या। तो बताइए, हम सबको उलझा के रखा हुआ है इन्होंने, और वो सोचते हैं हम आंदोलन में चले आए, हमारा वोट ही ना हो, हम आंदोलन ही करते रह जाएं। अभी हमें अपना एक ही आंदोलन चलाना है, अपना वोटर लिस्ट में वोट शामिल करना, ये सबसे बड़ा आंदोलन है। उसके बाद दूसरा आंदोलन की तय करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपकी सांसद इकरा हसन वो पहुंची थी संसद में, आलू लेकर पहुंची थी। आलू का दाम भूसे से भी कम हो गया है, भूसे से भी सस्ता आलू। नहीं, आलू सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान को राहत और उसको कीमत मिले, लागत का सही मूल्य मिले उससे। आखिरकार सरकार क्यों भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से, सरकार क्यों भाग रही है जिम्मेदारी, सरकारी जिम्मेदारी बनती है। और जब समाजवादी सरकार थी, अगर कभी संकट आता था तो हम किसानों को और काश्तकारों की मदद करते थे, कोल्ड स्टोर वालों की मदद करते थे। इस सरकार में तो कोई सुनवाई नहीं है। ये जो बेल्ट है आगरा से लेकर के आपकी कानपुर तक, ये सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करता है। हमारे कन्नौज कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा आलू होता है, फरक्काबाद में आलू होता है।
आपका फिरोजाबाद में आलू होता है, आगरा के हिस्से में आलू होता है, हाथरस में है कुछ हिस्सों में, या अभी वेस्टर्न यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर के आलू का उत्पादन कर रही हैं, जिसमें बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, कई हजार एकड़ में। जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? इसीलिए उनको आलू लेकर के लोकसभा में इस सरकार को सुनाने के लिए, बताने के लिए कि किसान कितना संकट में है। अखिलेश जी, जितना पत्रकारिता का हमारा 3-3.5 दशक का पूरा सफर रहा, उसमें कुछ खबरें तो हम लगातार पढ़ते रहे, सरकारें भी बदलती रही, हर 5 साल पे बदल जाती हैं, लेकिन उन खबरों की तासीर नहीं बदली। जैसे अवैध खनन, किसी की भी सरकार, अक्रॉस दी सरकार, अवैध खनन, ड्राइवर फरार, ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ ली गई। हाँ, फिर आलू किसान को नहीं मिल रहा उचित मूल्य, सड़कों पर फेंका गया। अभी तो अब जो एक्सप्रेसवे पर दिल्ली जाते थे तो रास्ते में आलू पड़ा हुआ मिला भी है, हमें भी मिला है। फिर आएगी खबर कि वो टमाटर किसान को दाम नहीं मिल रहा, वो फेंका गया। फिर प्याज, और दूसरी तरफ 200 रुपया किलो टमाटर, फिर 300 रुपया किलो प्याज, और यही आलू अभी थोड़े दिन रुक जाइए पहुंचेगा कि ये 100 रुपया किलो बिके। तो मैं ये समझ, अच्छा, हर सरकार किसानों के लिए काम करती है, गन्ने का मूल्य सब बढ़ाते हैं, फसल का उचित दाम मिले सबकी प्राथमिकता है। ये 30 साल से हो क्यों नहीं रहा है? और हो रहा है तो कैसे हो रहा है कि हर राजनीतिक दल इसी को मुद्दा बना लेता है? ये क्या चक्कर है? भविष्य में किसान की मदद के लिए एमएसपी लागू हो, यह अलग विषय कि एमएसपी का फार्मूला क्या हो, किस पर तय हो, लेकिन एमएसपी तय हो। और वहीं कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था दाम बांधो का। अगर दाम बांधने का फैसला हो जाएगा कुछ चीजों को, जरूरत की चीजों का, तो हमारी जनता को राहत मिलेगी, किसानों की मदद होगी। इसके लिए बड़ी सोच के लिए जो किसान के पक्ष वाले लोग हैं, विचार के लोग हैं, वही इसको लागू कर पाएंगे। ये उद्योगपति और कारोबारियों का साथ देने वाले लोग कभी भी किसानों के हित के लिए काम नहीं करेंगे। जब ये हम स्वीकार करते हैं कि सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी और उससे जुड़े हुए लोग किसान और खेती से हैं, तो आखिरकार फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? मुझे याद है नेताजी की सरकार रही हो, समाजवादी सरकार रही हो, बड़े पैमाने पर किसानों के लिए बजट उपलब्ध कराना, योजनाएं बनाना, सिंचाई फ्री करना या और सुविधाएं देना, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाता था। तो जब तक हम अपने बजट का रुख गांव की तरफ नहीं मोड़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ नहीं मोड़ेंगे, तब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं हो पाएगा। भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने फैसला लेना शुरू किया था कि एक्सप्रेस वे तो बनेगा, लेकिन एक्सप्रेस वे के किनारे बड़ी बड़ी मंडियां बनेंगी और उन मंडियों में किसानों को कीमत दी जाएगी। डेयरी के क्षेत्र में मुझे याद है उत्तर प्रदेश में उस समय पर समाजवादी सरकार में प्रतिदिन 30 लाख लीटर प्रतिदिन प्रोक्योरमेंट दूध का बढ़ाया था हम लोगों ने, जिसमें अमूल के 3 प्लांट के लिए एमओयू हुआ था। 2 हमारे समय पे लग गया था, एक बाद में बनारस में लगा। वो उसी समय समाजवादी सरकार के समय की योजना थी कि अमूल से हम लोगों ने 15 लाख लीटर प्रतिदिन प्रोक्योरमेंट के कारखाने लगवाए थे, जिसमें 2 लग गए थे, एक बाद में लगा बनारस में। और मुझे याद है जब लखनऊ में मैंने अमूल के 5 लाख लीटर प्रतिदिन के प्लांट के बगल में पराग को लगा दिया, तो उनके अधिकारियों ने कहा कि ये आपने क्या किया कि आपने अमूल के बगल में पराग लगा दिया। मैंने इसलिए लगाया कि जब कंपटीशन होगा तो हमारे दोनों को लाभ पहुंचेगा, आपको भी लाभ पहुंचेगा, आपको भी लाभ पहुंचेगा। तो खेती के लिए मदद करना, मंडी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, किसानों को सुविधा देना, या किसान दूसरी जो कोई चीज करता है, अगर दूध का उत्पादन में शामिल होता है तो उसको सही रेट दिलवाना, प्लांट लगवाना, तो ये फैसले होना शुरू हो गया था। और गन्ने किसान का एक बार संकट आया था, पहली बार आजादी के बाद बजट से 2000 करोड़ रुपए किसानों को उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। वहीं को जनरेशन को लेकर के नेताजी के समय शुरू हुआ था को जनरेशन की योजना, जिससे चीनी मिल के लोग भी घाटे में ना जाएं और किसान को भी कीमत मिल जाए। तो जब तक किसान के पक्ष वाली सरकार नहीं बनेगी, तब तक गरीब और किसान को लाभ नहीं पहुंचाएंगे। गरीब और किसान के लाभ का मतलब है नौकरी और रोजगार भी उपलब्ध कराना और अपनी अर्थव्यवस्था को भी तेजी से आगे बढ़ाने का काम।
आपका विजन स्पष्ट है। जिस तरह से 2012 में आपने प्रदेश को बहुत कुछ दिया, एक बार सरकार रही आपकी, और इसी 2027 के चुनाव में आपका विजन और आगे ले जाने का है। और आज की खबर आपके विजन का सम्मान करता है, आपका भी सम्मान करता है। आप यहाँ पर आए हैं, हम गौरवान्वित हैं, हम सम्मानित हैं, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सारी बधाइयां हैं। तो ये जो सत्र है आज आपका, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हम यहीं पर इस सत्र मैं आप लोगों का विशेष धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं कि आपसे बातचीत करने के साथ साथ हमें अपनी बात करने का मौका मिला। आज जो बात हुई है वो बहुत से लोगों तक पहुंची होगी, क्योंकि आपके कई प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ये बात आपने पहुंचाई है। पॉलिटिकल लोगों को अपनी बात पहुंचाने का जो लाभ मिलेगा, वो मुझे उम्मीद है कि 27 में उसका हम लोग बड़े पैमाने पर लाभ मिलने जा रहा है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी।